नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। चलिए बधाई दीजिए हमको, हम आपको बधाई देते हैं क्योंकि आप लोगों के भरोसे के दम पर ही लल्लन टॉप के सब साथी अपने हिस्से की पत्रकारिता कर पाते हैं। कभी गलती होती है तो आपसे डांट खाते हैं और शाबाशी तो मिलती ही है, पर कीवर्ड है भरोसा। उसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए आज के लल्लन टॉप शो को भी आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या है आज? बीते 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ है देश में। बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने फाइनली अपने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कोई रूठा, कोई टूटा और किसी की किस्मत पुनर्नवा हुई। और क्या हुआ? कलेक्टरी के इम्तिहान का रिजल्ट आ गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहान कराती है सिविल सर्विसेज का, फिर वो हेडिंग लगी लड़कियों का डंका आदि इत्यादि। तो इन जश्न और सफलताओं की कहानी को बयां करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में अनाथ हुए बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब हुए और उनके लिए ज़रूरी ऐलान किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बड़ी खबर में बात करेंगे उस कत्ल की जिसके छींटे सियासत पर खूब गिर रहे हैं और लगातार हो रही बयानबाजियों के बीच अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी की सदारत करते हैं और पंजाब में जिसकी भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार है, उस पर उठ रहे सवालिया निशान पर बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बारे में, बात करेंगे तिहाड़ जेल में रची गई उस कथित साजिश के बारे में जिसके जरिए इस काम को अंजाम दिया गया। तमाम अंदरूनी डिटेल्स आपको देंगे आज के लल्लन टॉप शो में। और शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। कोरोना वैश्विक महामारी की आंच पूरी मानवता ने सही है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी ने कभी न भुलाने वाले जख्म न दिए हो। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया है, उस हौसले के लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। देश की संवेदनाएं आपके साथ है और साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन बच्चों से वर्चुअल मुलाकात की जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया था। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम में क्या है? इसका उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 के बीच कोरोना के चलते माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खो दिया। इसके तहत बच्चों को स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था होगी। इन बच्चों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के रिजल्ट ने। मोटा माटी भाषा में कहें तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि इत्यादि की भर्ती वाला रिजल्ट। आज सिविल सर्विस परीक्षा 2021 का आखिरी रिजल्ट जारी किया गया। देश की सबसे बड़ी परीक्षा बताई जाती है जो उसमें लड़कियों ने गदर काट दिया। जो सूची जारी हुई उसमें टॉप 3 में लड़कियां हैं। डीयू के सेंट स्टीफेंस से पढ़ी और जामिया मिलिया इस्लामिया से यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाली श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी यानी आरसीए में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी। अंकिता अग्रवाल दूसरे नंबर पर आई और गामिनी सिंगला तीसरे नंबर पर आई। ये तो टॉपर्स की बात हो गई। हिंदी माध्यम से पहला नंबर आया है रवि कुमार सिहाग का। ओवरऑल उनकी 18वीं रैंक है। आप कहेंगे ये अलग से रेखांकित क्यों? हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए? नहीं, ये कहा जा रहा है कि 2011 में जब से यूपीएससी की परीक्षा में सिविल सर्विस की आमूलचूल बदलाव हुए हैं, तब से जो हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले हैं उनकी रैंक में लगातार गिरावट आ रही है। इसके जो
इसकी तैयारी करने वाले लोग हैं, तैयारी करवाने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि एक अरसा हुआ कि हिंदी माध्यम से सिलेक्ट हुए किसी व्यक्ति को IAS मिला हो, तो इस आलोक में ये 18वीं रैंक खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। बाकी इस पर हमारा जो रोज़ाना का कार्यक्रम है रंगरूट, जिसमें हम करियर और नौजवानों से जुड़ी बात करते हैं, उसमें विस्तार से बताएंगे, टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह भी। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। ईडी की कार्रवाई ने यह सुर्खी बनाई। ईडी इसने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले अप्रैल में भी ईडी सत्येंद्र कुमार जैन के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी थी। ईडी की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई की ओर से 2017 में दर्ज कराई गई FIR पर आधारित है। सीबीआई की शिकायत में कहा गया था कि सत्येंद्र जैन 4 कंपनियों में शेयर होल्डर थे, लेकिन वे उन कंपनियों को मिले फंड का सोर्स नहीं बता सके, जिसके बाद सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और 4 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों को फर्जी बताया। ट्वीट कर कहा कि सत्येंद्र के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है, केस चल रहा है, कई बार ईडी बुला चुकी है, बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं, अब फिर से शुरू कर दिया है क्योंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज हैं। तीसरी सुर्खी, इसमें बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। 15 राज्यों की 57 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होनी है। नतीजे भी उसी दिन मिल जाएंगे, लेकिन कई लोगों के नतीजे उससे पहले ही आ गए, उन पर बात करेंगे। पर पहले समझ लें कि किस राज्य से कितने माननीय सांसद आएंगे राज्यसभा में। यूपी से सबसे ज्यादा 11, महाराष्ट्र से 6, बिहार से 5, राजस्थान कर्नाटक से 4 और आंध्र प्रदेश से भी 6 सीटें तमिलनाडु से, 3 सीटें मध्य प्रदेश और उड़ीसा से हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड से 2 सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीट उत्तराखंड की है। 31 मई नामांकन का आखिरी दिन है, तो कई जगह उसी दिन पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ज़्यादातर पार्टियां एक कर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही थी। जैसे जब समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी आदि के नाम का ऐलान किया था तो हमने आपको बताया था। लोगों की नज़र कांग्रेस की सूची पर थी। क्या कांग्रेस में गांधी परिवार का मुखर विरोध करने वाला जो समूह है, जिसको G23 कहा जाता है, उसका कुछ भला होगा? इस समूह का हिस्सा रहे कपिल सिब्बल तो पहले ही सपा के समर्थन से आने की तैयारी कर चुके हैं। बाकी बचे नेताओं में गुलाम नबी आज़ाद थे और दूसरे नेता, किसी का ज़्यादा कुछ भला हुआ नहीं। जो 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ तो नए सिरे से घमासान शुरू हो गया, जिसका कीवर्ड रहा तपस्या। अब ये क्यों कहा गया? राजस्थान से पार्टी ने 3 नाम दिए, इनमें से कोई भी राजस्थान से नहीं है और इसके लिए विधायकों ने विरोध का परचम भी बुलंद कर दिया। कौन से नाम है? गांधी परिवार के खास सिपह सालार जो हरियाणा में विधायकी का चुनाव हारे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, कहा जा रहा था कि इनको भी पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तीसरा नाम है उत्तर प्रदेश के नेता प्रमोद तिवारी का, जो कांग्रेस 2 सीटें जीती, उसमें से 1 सीट प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा उर्फ मोना ने जीती थी, प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास सीट, जिस पर यह भी लंबे समय तक काबिज रहे। छत्तीसगढ़ से जो नाम आए वो भी दिलचस्प हैं। राजीव शुक्ल, पार्टी आलाकमान के करीबी, क्रिकेट प्रशासक, मूलतः कानपुर के रहने वाले। दूसरा नाम है बिहार की रंजीत रंजन का। इनके पति पप्पू यादव अपनी अलग पार्टी चलाते हैं। रंजीत रंजन लगातार कांग्रेस की पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं, लोकसभा से सांसद रही हैं। हरियाणा से अजय माकन को नामांकित किया गया है। कर्नाटक से जयराम रमेश को वफादारी का इनाम मिला। मध्य प्रदेश से वकील साहब विवेक तनखा का नाम है। इन्हीं के नाम पे कहा गया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों एक मत थे और मैसेजिंग की बात भी कही गई, क्योंकि विवेक तनखा हैं तो MP से, लेकिन कश्मीरी पंडित बिरादरी से आते हैं। जिस नाम पर रार ठनी सबसे ज़्यादा वो है पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा के मुखिया इमरान प्रतापगढ़ी का नाम, जो मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और बुरी तरह हारे थे। उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने की तैयारी है। तमिलनाडु से पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। उनके बेटे पहले से ही लोकसभा सांसद हैं। अब ये तो लिस्ट की बात हो गई, अब प्रतिक्रियाएं सुनिए। मैंने आपसे कहा था कीवर्ड है तपस्या। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आया तो नगमा एक्ट्रेस हैं, कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई।
पर उससे भी पहले प्रतिक्रिया आई प्रवक्ता पवन खेड़ा की। कहा, हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। और नगवा ने इतिहास के पन्ने खंगाले। कहा, जब 2003-4 में पार्टी में आई थी तब पार्टी सत्ता में नहीं थी। सोनिया गांधी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से वादा किया था कि राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। 18 साल गुजर गए पर वो वक्त नहीं आया। और इधर इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा चले गए। क्या मैं कम काबिल हूं? इस तरह के स्वर हैं अलग अलग राज्यों से उठ रहे हैं। अब भाजपा की बात करते हैं। भाजपा में जो चीज रेखांकित की गई वो ये थी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तर के नेता, 2014 की जीत के समय जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे ऐसे नेता, लेकिन 2017 में अपनी विधायकी हार गए। लोगों ने कहा संगठन मंत्री बंसल साहब से नहीं बनती है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन 2022 के चुनाव में जब उन्हें दूसरी पार्टी के नेताओं की ज्वाइनिंग का काम दिया गया तो लोगों ने इसे एक संकेत की तरह माना कि अब इनकी पुनर्वापसी हो सकती है। और वैसा ही हुआ। राज्यसभा के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम बीजेपी ने डिक्लेयर किया। एक और नाम पर खूब चर्चा हुई, राधा मोहन अग्रवाल। कभी हिंदू महासभा के टिकट पर लड़े थे, कभी योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट से पहली मर्तबा विधायक बने थे, फिर भाजपा में आ गए। 2022 तक विधायक रहे गोरखपुर सदर की सीट से। पर 22 में जब बीजेपी ने लिस्ट अपनी घोषित की तो सदर के सामने कैंडिडेट के रूप में लिखे थे योगी आदित्यनाथ। तो उसके बदले में राधा मोहन दास अग्रवाल को अब सम्मानित किया गया। हालांकि अंदर खाने की, खासतौर पर पूर्वांचल की राजनीति पर नजर रखने वाले ये कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने हुए। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ये संदेश दिया कि वो उनके लिए त्याग करने वालों का ख्याल रखते हैं, बल्कि उनके जो धुर विरोधी थे शिव प्रताप शुक्ल, जिनको हराकर राधा मोहन दास अग्रवाल पहली मर्तबा विधायक बने थे, उनको भी किनारे करने में सफल हुए। शिव प्रताप शुक्ल नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी रहे थे। बिहार की तरफ इसलिए चलेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जब नीतीश कुमार मंत्री बने तो आरसीपी सिंह से उनका परिचय हुआ। परिचय साझेदारी में बदला। जब नीतीश के हाथ बिहार की सत्ता आई तो ये उनके ब्यूरोक्रेट नंबर 1 बने। फिर सियासत में आ गए, राज्यसभा में आ गए, परिवार और पार्टी की जरूरतों का ख्याल रखने लगे। पर आगे क्या हुआ? आगे कहा गया कि जब 2021 में नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट का विस्तार किया तो जेडीयू की तरफ से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई आरसीपी सिंह को। कहा गया कि कम से कम 2 काबीना, 2 कैबिनेट मंत्री मिलने ही चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। अंदर खाने की खबर रखने वाले कहते हैं कि यहीं से नीतीश और आरसीपी में बिगड़ी। लोगों ने तो यहां तक कहा कि आरसीपी को जेडीयू में बीजेपी का आदमी माना जाने लगा। पर यह सब राजनीतिक व्याख्याएं हैं। सबकी नजर एक अने मार्ग पर थी, बिहार का मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि नीतीश कुमार ने आखिरी तक गेस्ट वर्क करने वालों को ईंधन दे रखा था। और फिर जब नाम का ऐलान हुआ तो नाम सामने आया खीरू महतो का। ये झारखंड में पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। तो क्या कैबिनेट मंत्री जिनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है इस्तीफा देंगे? किसी और ढंग से उन्हें समायोजित किया जाएगा? इस पर चर्चा है। चर्चा घनश्याम तिवाड़ी के नाम पर भी है। राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, पर 2018 में खफा हो गए थे और इस्तीफा दे दिया था। किससे खफा थे? सबसे ज्यादा वसुंधरा से। अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस में भी गए, लेकिन फिर दिसंबर 2020 में वापस आ गए और अब उन्हें राजस्थान से भाजपा ने नामांकित किया है। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके पीछे की राजनीति है, भाजपा के, कांग्रेस के और सब। इन पर हम विस्तार से बात करेंगे। आपने मंत्री के संदर्भ में आरसीपी सिंह का नाम सुना तो 2 अपडेट और जान लीजिए। मंत्री पीयूष गोयल एक बार फिर से महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। एक और मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। खबर पढ़े जाने तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था। हालांकि एक सत्य यह है कि भाजपा ने अभी अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। वैसे पॉलिटिकल गलियारों में एक चर्चा ये भी चल रही है कि रामपुर, जो उनका मूल स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहाँ लोकसभा का बाई इलेक्शन भी होना है, तो हो सकता है कि पार्टी वहाँ से मोर्चे पर उतारे। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ।
माता पिता ने नाम दिया शुभदीप सिंह सिद्धू, गांव का नाम मूसे। तो पंजाब में नाम के आगे गांव का नाम जोड़ने का जो रिवाज है उसके हिसाब से नाम हो गया मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला। दोस्त कहते हैं गायकी और रैप के जरिए शोहरत और दौलत हासिल की। दुश्मन कहते हैं दुश्मनी थी तो मार दिया। 29 साल के सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब भी गूगल की दुनिया का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कीवर्ड वो बने हुए हैं। कीवर्ड मतलब जिसके बारे में ज्यादा खोजा जाए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में भी जहां भारतवंशी रहते हैं, सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी स्टोरीज खोजी और पढ़ी जा रही हैं। पर स्टोरी है क्या, आपको विस्तार से बताएंगे। पर पहले केस का अपडेट जान लीजिए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पंजाब के मानसा जिले में जवाहर के गांव के पास रविवार की शाम को हुई। ये जगह उनके गांव मूसेवाला से 5 किलोमीटर दूर है। वो थार गाड़ी में सवार थे, तभी उन पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई। मौत मौके पर हो गई। डिक्लेयर नजदीकी अस्पताल में किया गया। 2 साथी भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। परिवार के विरोध के बाद सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम थमा रहा। फिर शाम 4 बजे परिवार इसके लिए राजी हुआ। हो सकता है कि मंगलवार तक इसकी रिपोर्ट आ जाए और ब्यौरे मिले। मौत के कारण के साथ बुलेट और वेपन के मेक का भी पता चले। हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक एफआईआर करवाई। कहा कि उनके बेटे को कई गैंगस्टर फिरौती के लिए फोन पर धमकियां भेजते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसे कई बार धमकियां भेजी, इसलिए उन्होंने एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी थी। एफआईआर में कहा कि रविवार को मेरा बेटा अपने घर से 2 दोस्तों गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ थार गाड़ी से निकला। बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक गनमैन वो साथ लेकर नहीं गया। मैं उसके पीछे पीछे उसके सरकारी गनमैन को लेकर दूसरी गाड़ी से गया। रास्ते में मैंने एक कोरोला गाड़ी को मेरे बेटे की थार का पीछा करते देखा, जिसमें 4 नौजवान सवार थे। बेटे की थार जब जवाहर के गांव की फिरनी यानी बाहरी रास्ते के पास पहुंची तो वहां एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी पहले से खड़ी इंतजार कर रही थी। उसमें भी 4 नौजवान बैठे थे। जैसे ही मेरे बेटे की थार उस बोलेरो गाड़ी के सामने पहुंची, चारों नौजवानों ने थार पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। चंद मिनटों में फायरिंग करके बोलेरो और कोरोला गाड़ी लेकर वो वहां से फरार हो गए। मैंने मौके पर पहुंचकर शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए। मैं अपने बेटे और उसकी गाड़ी में बैठे दोनों दोस्तों को मानसा के सरकारी अस्पताल लेकर गया। वहां मेरे बेटे शुभदीप सिंह की मौत बताई गई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की। 302 यानी हत्या, 307 यानी हत्या के प्रयास, इसके अलावा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र और आर्म्स एक्ट की 2 धाराओं में भी केस दर्ज किया गया। आनन फानन में पुलिस ने जांच भी शुरू की। धरपकड़ के लिए एसआईटी गठित की जाने लगी। मामला हाई प्रोफाइल था। पंजाब सरकार पर काफी दबाव बना, राजनीतिक आक्षेप भी लगे और तब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हत्या की न्यायिक जांच के आदेश दिए। सीएमओ पंजाब की तरफ से जानकारी मिली कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए हाईकोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि उनके मौजूदा जस्टिस की देखरेख में एक आयोग का गठन हो। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई। पूछा कि उन्होंने सुरक्षा से संबंधित कागजात सार्वजनिक क्यों किए। दरअसल एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को कम किया था। जिनकी सुरक्षा कम हुई उनके नाम सार्वजनिक भी किए थे, वाहवाही लूटने के लिए कि देखो हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर रहे हैं। रक्षा मामलों की जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति ने इस कदम को मूर्खतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपको सुरक्षा कम भी करनी थी तो इसका प्रचार नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों की सुरक्षा कम की गई या हटाई गई उसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी था, उनकी सुरक्षा कम की गई। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट तो कर दिया कि हमने वीआईपी सिस्टम पर चोट की, पर अब उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट के चक्कर में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। इसमें सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस है, क्योंकि उन्हीं के टिकट पर सिद्धू विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। आप पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। उनको खतरा था, तभी तो 4 सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली थी। उनसे 2 आपने वापस ही नहीं लिए। बाकायदे आपने अखबारों में बयान दिया कि इनको वापस ले लिए। तो जब उन पर खतरा था तो जिन लोगों से खतरा, उन्होंने लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता और उन्होंने उनकी नृशंस हत्या की, जिसकी मैं निंदा करता हूं। वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, कांग्रेस के नेता भी थे। अगर आम आदमी पार्टी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में बगैर आकलन किए, जिनको सचमुच सुरक्षा खतरा है, चाहे जिस दल में हो, उन्हें हटाना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या दिन दहाड़े की गई है।
ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है जिसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। जिस प्रकार से उन्होंने 424 लोगों की सिक्योरिटी को, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के अलावा बहुत सारे लोग थे, बिना कोई तथ्य या तर्क के विड्रॉ किया और केवल वाहवाही सस्ती लूटने के लिए उन्होंने इस लिस्ट को सार्वजनिक किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है जिसमें एक गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और भी कुछ कार्रवाई पुलिस के लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और भगवंत मान जी की सरकार हत्यारों को पकड़ने के लिए, अपराधीकरण रोकने के लिए, गैंगवार रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच एक सवाल बना है कि जब किसी की जान को खतरा था तो सुरक्षा कम क्यों की गई। डीजीपी की तरफ से दावा किया गया कि ब्लू स्टार की बरसी जो 1 जून को होती है उसके लिए सुरक्षा कम की गई क्योंकि बाकी जगहों पर पुख्ता इंतजाम चाहिए होते हैं। पर सवाल यह है कि जब किसी को खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं तो सुरक्षा में कमी किस रिपोर्ट के आधार पर, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवालों के बीच एक अपडेट और है। शाम होते होते पंजाब पुलिस ने देहरादून में शक की बिना पर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड एसटीएफ की मदद से पकड़े गए 6 लोगों में से एक का सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है। ये तो अपडेट थे, अब समझते हैं साजिश और रंजिश की पूरी कहानी। इस मामले में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई, कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर, उम्र यही कोई 30 के आसपास, तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 8 में फिलहाल बंद है। लॉरेंस के ही नाम पर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है और फेसबुक पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी भी इसी नाम से ली गई है। जिम्मेदारी लेने वाली कल 2 पोस्ट सामने आई और आते ही वायरल हो गई, एक गोल्डी बराड़ की और एक लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की। पोस्ट में क्या लिखा है? मैं और गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की मिद्दू खेड़ा और गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला लिया है। सिद्धू मूसेवाला ने उनकी हत्या में मदद की थी। पोस्ट में आगे लिखा है कि मैंने उन्हें फोन पर बुलाया था और कहा था कि उन्होंने जो किया है वो सही नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे चुनौती दी कि मैं भी अपना हथियार लोड रखता हूं। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि इसीलिए हमने अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जो भी हमारे ब्रदर विक्की की हत्या में शामिल थे वे चौकन्ने हो जाएं। यहां पर लल्लन टॉप ये स्पष्ट कर दे कि पंजाब में गैंगस्टर्स के नाम से इस तरह की पोस्ट लगातार आती हैं। एक कल्ट सा बन चला है उनको महिमा मंडित करने का। क्या आधिकारिक रूप से ये पोस्ट सीधे उनसे जुड़ती हैं? तकनीकी तौर पर जवाब दिया जाए तो जवाब होगा नहीं, लेकिन ये सब जानते हैं कि इसी के जरिए अपनी चुनौतियों का, अपने रसूख का ऐलान किया जाता है। इसलिए इस पोस्ट को हर कोई गंभीरता से ले रहा है। पर कहानी क्या सिर्फ इतनी है? साजिश की इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अगस्त 2021 में यूथ अकाली नेता विक्रम सिंह उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा की मोहाली में सरेआम हत्या हुई थी। जब वो अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार हो रहे थे तब बदमाशों ने गोलियां बरसाई। बचने के लिए विक्की भागे तो आधा किलोमीटर दौड़ाकर गोली मारी गई। विक्की को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता था। उनकी हत्या में बम्बीहा गैंग का नाम सामने आया। देवेंद्र बम्बीहा नाम का एक गैंगस्टर था जिसका 2016 में पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, पर उसके नाम पर बम्बीहा गैंग चलता रहा। बताया जा रहा है कि इसको लकी पटियाल नाम का गैंगस्टर चलाता है जो फिलहाल तुर्की के बगल के मुल्क आर्मेनिया में है। बम्बीहा गैंग और लॉरेंस गैंग दोनों के बीच दुश्मनी है। फिल्मों में जैसा दिखाते हैं वैसा ही गैंग वॉर। अब यहां से कहानी थोड़ा और बदलती है। विक्की की हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का भी नाम सामने आया था आरोपी के तौर पर पुलिस मैनेजर तक पहुंच पाती उसके पहले ही वो भारत से फरार होकर ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऐसा बताया जाता है। पंजाब पुलिस ने सिद्धू के मैनेजर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। इस मामले में सिद्धू मूसेवाला के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साक्ष्य नहीं मिले थे। फरवरी महीने में दिए चुनावी एफिडेविट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पर 4 मुकदमे दर्ज थे जिसमें से ये नहीं था। लेकिन विक्की मिद्दू खेड़ा मर्डर केस में उन पर एफआईआर नहीं थी। ये पुलिस के साक्ष्य के हिसाब से था। जो विरोधी गैंग था वो कुछ और मान रहा था और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई विक्की की हत्या के लिए सिद्धू मूसेवाला को जिम्मेदार बताता है। ये उस गैंग वॉर की जानकारी रखने वाले पत्रकार भी और पुलिस वाले भी सूत्रों के हवाले से कहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि सिद्धू गैंगस्टर विक्की पटियाल का करीबी था, इसलिए हिट लिस्ट पर था।
विक्की मिद्दूखेड़ा के मर्डर के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट की थी। अगेन ये कैविएट है, उसके नाम से फेसबुक पोस्ट थी, पर सब मानते हैं कि उसी की तरफ से की गई थी। क्या लिखा था? अपने भाई विक्की मिद्दूखेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे अपराधों से कोई लेना देना नहीं था। जिसने भी सुना होगा इस भाई के लिए अच्छा ही सुना होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। रही बात जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले, इसका रिजल्ट थोड़े दिन में मिल जाएगा। ये पोस्ट थी। ये फेसबुक पोस्ट अगस्त 2021 में की गई और वायरल हो गई। फिर मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला को इसी बदले में मारने का दावा किया गया। अब बात लॉरेंस बिश्नोई की। पंजाब के अबोहर का रहने वाला है। कॉलेज लाइफ के दौरान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में सोपू, इससे जुड़ा था। छात्र राजनीति में वर्चस्व की जंग और हथियारों का खेल। देखते देखते लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम हो गया। दर्जनों मुकदमे, कुछ में बरी हुआ, कई में अभी भी मामला चल रहा है। कहा जाता है कि वो नए नए लड़कों को साथ में जोड़ता है, उनसे वसूली और हत्याएं करवाता है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में रची गई। आज तक के संवाददाता तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल से एक ई सिम का इस्तेमाल हुआ। ई सिम का मतलब फोन में कोई सिम कार्ड नहीं लगाना होता, सॉफ्टवेयर के जरिए ये एक्टिव रहता है। इसका नंबर 9643 से शुरू होता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वर्चुअल नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में मौजूद गोल्डी बराड़ से कई बार बात की। ये खुलासा दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने शाहरुख नाम के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया था, जिसको पहले सिद्धू मूसेवाला को मारने की सुपारी मिली थी, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया। शक के घेरे में वैसे दो गैंगस्टर और हैं, काला जठेड़ी और काला राणा। दोनों को जेल से रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। तिहाड़ जेल के भीतर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की खबर है। उसके बैरक की भी तलाशी हुई। दूसरे बैरकों में भी फोन ढूंढा गया, लेकिन मिला नहीं। तंसीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में अब तक गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, अमित कालजा, सोनू काजल, सतेंद्र काला, अजय गिल के अलावा एक मशहूर सिंगर के मैनेजर का भी नाम सामने आ रहा है। मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को ही माना जा रहा है। अब उसे भी जान का खतरा सताने लगा है। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस से एनकाउंटर की आशंका जताते हुए आज एनआईए कोर्ट का रुख किया। बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि फिलहाल उसकी कस्टडी पंजाब या किसी दूसरे राज्य की पुलिस को न दी जाए। पुलिस उससे जेल में भी पूछताछ कर सकती है। अगर दूसरे राज्य की कोर्ट में उसे पेश करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई की अर्जी पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी किसी दूसरे राज्य का प्रोडक्शन वारंट जारी नहीं हुआ है। सिर्फ एनकाउंटर की आशंका के चलते पहले से कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता है। ये थी अब तक की साजिश और इसके पात्रों से जुड़ी जानकारी। इसमें एक बात चौंकाने वाली है। पहले विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम, और अब सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में एक दूसरे बड़े सिंगर के मैनेजर का नाम। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जितनी रिच और भरी पूरी लगती है, उसके पीछे के किरदार कहीं वैसे नहीं है। जैसे एक दौर में डी कंपनी के तार बॉलीवुड से जुड़ा हुआ करते थे, कहा जाता है, वैसे ही पंजाब के गैंगस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट वहाँ की शोबिज इंडस्ट्री से है और इसकी मुकम्मल जांच की ज़रूरत है। आपको ध्यान होगा 2018 में ही मशहूर सिंगर, पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पर भी गोली चली थी। किस्मत अच्छी थी तो बच गए। और 1996 का वाकया तो सबको याद आ रहा है, जब पंजाबी सिंगर दिलशाद अख्तर पर हमला हुआ था। और सबसे चर्चित वाकया 1988 का, जब संगीतकार अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी का कत्ल कर दिया गया था। वो मिलिटेंसी का दौर था, पर अब तो पंजाब में ऐसे हाल नहीं है। पर आशंका जताई जा रही है कि पंजाब में ये गैंग वॉर और भी खून के छींटे उड़ा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार और पंजाब पुलिस न सिर्फ सतर्कता से जांच करे, बल्कि जिसकी भी लापरवाही रही है उसकी तह तक जाए और बात सामने आए। क्योंकि सवाल पूछा जाएगा कि AN-94 जैसी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल पंजाब में किस तरह खुलेआम घूम रही है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर मिले कुछ कारतूस के खोखे AN-95 राइफल के ही हो सकते हैं। ये रूस में बनी असॉल्ट राइफल है, जिसमें AK-47 की रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाया गया था। हालांकि इसका इस्तेमाल कम होते हैं। ये AK-74 का एक वेरिएंट बताया जाता है। असॉल्ट राइफल्स की टैगलाइन भी होती है, फायर टू किल। इस राइफल की खास बात यह है कि बस्ट फायर करते वक्त इसमें 2 गोलियां एक साथ निकलती हैं और इन गोलियों के निकलने के बीच चंद माइक्रोसेकंड का अंतर होता है। 600 राउंड फायर इससे एक बार में किया जा सकता है। पर आज हम इसकी खूबियों को नहीं,
सिस्टम की खामियों को गिनाने के लिए आए हैं। आर्म्स एक्ट के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक ऑटोमेटिक वेपन नहीं खरीद सकता। हमारी टीम ने कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों से भी बात की, जानना चाहा कि आखिर इस बंदूक का इस्तेमाल कौन करता है। जवाब मिला, इस AN-94 का इस्तेमाल भारत में नहीं होता। तो सवाल है कि जो बंदूक सुरक्षा बलों के पास भी नहीं है, वो कुख्यात अपराधियों के पास कैसे है। पूरी पंजाब पुलिस और सरकार को, भगवंत मान सरकार को इसका जवाब देना होगा। बाकी मौके पर जो सबूत मिले हैं उनका कैसे इस्तेमाल होता है केस बिल्ड होने में और कल्प्रिट्स तक जाने में, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस पूरे केस पर पुलिस का क्या कहना है, आप सुनिए। हाँ जी, इतने तो ਅਸੀਂ फुटेज ले रहे हैं कि अपना टावर डंप ले रहे हैं। अच्छा, टावर डंप ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा पंजाब में पंजाब पुलिस की टीम इस ढाबे पर पहुंची है। आज तक की टीवी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और जिस तरह की बात सामने आ रही है कि जो हमलावर थे वो इस ढाबे में रुके थे, तो खुद पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि डंप डेटा लिया जाएगा यहाँ पर। सीसीटीवी कैमरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बड़ी खबर अपने आप में है कि पंजाब पुलिस इस ढाबे पर पहुंची हुई है और बाकायदा ये बता रहे हैं अधिकारी कि यहाँ पर जो लोग रुके हुए थे अब उनका डंप डेटा लेगी बाकायदा कंप्यूटर के साथ। पुलिस अपने काम में जुटी है और हमें कुछ लाइन्स याद आ रही है। क्या है लाइन्स? मर्द अपनी माशूक की तरह मौत का रास्ता देखता है, क्या पता मौत कब दरवाजा खटखटा दे। चेहरे का नूर बताता है इसका जवानी में ही जनाजा उठेगा। ये मूसेवाला के गाए गीत की लाइन है। प्रशंसकों की नज़र में वो जीते जी अमर हो गए और जो राजनेता हैं वो इस मौत के बहाने सरकार के रसूख पर सवाल उठा रहे हैं। मूसेवाला का एक गाना खूब चल रहा है, द लास्ट राइड। उसी के पंजाबी बोल की अनुवाद में मैंने आपको ये जनाजे वाली, चेहरे के नूर वाली पंक्तियां सुनाई। अब लोग कह रहे हैं मूसेवाला ने मौत की भविष्यवाणी कर दी, पर ऐसा था नहीं। हमने सिद्धू मूसेवाला के इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें दरअसल ये गाना अमरीकी रैपर टूपैक शकूर और निप्से हसल को दी गई श्रद्धांजलि पर बनाया गया था, जिसकी कम उम्र में हत्या हो गई थी। और कौन जानता था कि ये गाना सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी और मौत पर भी फिट बैठ जाएगा। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।